1 से लेकर 4 तक जितने भी लघु उत्तरीय टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो लघु उत्तरीय में हमारा पहला क्वेश्चन, हाँ अब लघु उत्तरीय 2 टाइप का आता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय 2 होते हैं, एक में 2 नंबर का होता है और एक 3 नंबर का होता है। तो जो ये दोनों की बात यहाँ पे हम करेंगे, दोनों की बात यहाँ पे करेंगे कि अगर वही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा देंगे। अगर क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा तो अगर परिभाषा पूछी गई तो आप परिभाषा के साथ साथ उसका सूत्र लिख के छोड़ दीजिए। अगर वही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा गया है तो आप परिभाषा के साथ साथ उस क्वेश्चन का अगर डेरिवेशन है तो उसका डेरिवेशन भी आपको करना होगा, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका वही है, 2 टाइप का। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग नंबरों में पूछता है। लघु उत्तरीय आपके 2 होते हैं, तो एक 2 नंबर का लघु उत्तरीय होता है और एक 3 नंबर का लघु उत्तरीय होता है। बस फर्क दोनों में इतना है कि आपका जो 2 नंबर का लघु उत्तरीय है इसमें अगर किसी चीज की परिभाषा पूछी गई तो परिभाषा आप लिखिए, परिभाषा के साथ उसका सूत्र भी राइट कीजिए। और अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछता है तो आप परिभाषा के साथ साथ उसका अगर डेरिवेशन है, क्वेश्चन में अगर डेरिवेशन टाइप का है कुछ तो उसको डेराइव भी कीजिए, ठीक है। और अगर डेरिवेशन नहीं है, परिभाषा भी है तो और वो उस पर क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है क्या नहीं कर सकती वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे राइट करनी होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका लगभग जो है 50 से 70 वर्ड में काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको लगभग 100 वर्ड्स राइट करने पड़ेंगे इसमें। आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम यानी कूलाम के नियम को ही यहाँ पे लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है तो आपका कूलाम का नियम लिखिए और उसके फार्मूले को राइट करके छोड़ दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है तो कूलाम के नियम के साथ साथ आपको इसमें उसका डेरिवेशन भी करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैद्युत कूलाम का नियम काफ़ी ज़्यादा फेमस नियम है, हर बार हर किसी को पता होगा, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखे। अब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना। अभी पीछे अति लघु उत्तरीय में मैंने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को डिस्कस किया, इसके मात्रक को भी डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है तो मात्रक के साथ साथ आप बीमा नहीं पूछा, फिर भी अगर आपको बीमा करेक्ट पता है तो राइट कर दीजिए, नहीं पता तो मत राइट कीजिए, लेकिन जो भी राइट कीजिए वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। गलत बिल्कुल मत राइट कीजिए। गॉस के नियम को समझाइए। इसमें क्या है, गॉस का नियम क्या है कि गॉस का नियम यही कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। ये रहा आपके गॉस के नियम की परिभाषा। अगर यही क्वेश्चन अगर आपके 3 नंबर में आता है तो इसकी डेरिवेशन को भी आपको करना होगा। इसका डेरिवेशन भी मैंने करवाया है, गॉस का नियम कई बार। गॉस का नियम आपको आप सीधे यूट्यूब में टाइप कर देंगे गॉस का नियम बाय शुभम क्लासेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए शुभम क्लासेस और गॉस का नियम, तुरंत आपको इसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। उसमें केवल और केवल गॉस के नियम की ही बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये जो है गॉस के नियम का ये अनुप्रयोग है। इसमें गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ये भी आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। इसमें यह है कि एक समान रूप से आवेशित गोला है तो इस चार्ज जो है इसके बाहर होगा, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज हो गया Q और यहाँ से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब अति लघु उत्तरीय में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध बताया था। यहाँ पे उसी संबंध को आपको डेराइव करना है कि ये संबंध आया कैसे, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसको डेराइव करना, काफी ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम यहाँ से यहाँ तक ले आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं। अब यहाँ तक इसकी दूरी है, इससे x और थोड़ी और दूरी आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डेल्टा, ठीक है।
तो ये इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी। अब क्या है कि परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य हमको करना पड़ा, मान लेते हैं हम W कार्य करना पड़ा, कितना W। तो यहाँ पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा, बी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, ये पॉइंट ए पर विभव का मान हो गया। अब इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ए से लेके, तो ए से लेके बी तक के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। बल कितना लगेगा इस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है तो वैद्युत क्षेत्र बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q 0 × E, इतना बल लगेगा। विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स, तो यानी W B, पॉइंट बी पे कार्य कितना हो जाएगा, ये W A है, तो बल कितना हो जाएगा, Q 0 E × विस्थापन डेल्टा एक्स, ये आपका विस्थापन हो गया। अब ये डिस्टेंस जो है, अब क्या है, ये जो W है ये निगेटिव में आएगा। क्यों निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश हमेशा प्लस माना जाता है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी ये इस पर काम हम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम कर रहा है, तो यानी इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो पता चल गया आपको वर्क WB कितना होगा, कितना आया, Q 0 E × डेल्टा एक्स, Q 0 E × डेल्टा एक्स। अब क्या करना है, इस पर विभव कितना हो गया, Q0 से भाग कर दो, Q0 से भाग करोगे तो Q0 कैंसिल हो गया, यानी माइनस E डेल्टा एक्स, ये आ गया विभव, ये आ गया विभव। अब विभव मिल गया, तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा, अगर उसको हम डेल्टा B माने तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होगा माइनस E डेल्टा एक्स। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा एक्स। यही जो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी अक्षीय स्थिति के लिए हमें क्या करना, वैद्युत विभव का सूत्र निकालना। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति और व्यापक स्थिति, ये तीनों क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से बताया था। अक्षीय स्थिति में तो कुछ फार्मूला निकल कर आता है और जो निरक्षीय स्थिति में होता है वो 0 आ जाता है। वैद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में कितना आता है वो हम आपको बता देते हैं। तो अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला आता है निकल के आपका, वो वैद्युत विभव V = 1/4πε0 P/r², ये अक्षीय स्थिति में आपका फार्मूला आता है। अब ये कैसे आता है, यहाँ पे क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से हमारा +Q -Q, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, या इसको कर देते हैं -Q, ये कर देते हैं प्लस। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इसके सेंटर से इसकी टोटल दूरी 2l हो जाती है, तो यानी l इधर, -Q से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r + l, और यहां से r - l, डिस्टेंस पता चल गया। अब इस पॉइंट के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लो और इस पॉइंट के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल के दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा। दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब दो आवेशित चालक है, अगर उनको हम एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो कितना होगा। तो पहले चालक की ऊर्जा मान लीजिए U1 है, U1 = ½ C1V1², और दूसरे की मान लो U2 है, ½ C2V2²। अब इनको जोड़ दिया गया है, इनको जो है एक चालक तार के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा, तो ये जब जोड़ेंगे तो इन्हें आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा, और आवेश का स्थानांतरण तब तक शुरू होगा जब तक कि इनका विभव समान नहीं हो जाता है। तो जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा मान लो U1' हो जाती है, ये हो जाएगी तो जोड़ने के बाद विभव बराबर हो जाएगा, तो यानी ½ C1V² और U2' हो जाएगा ½ C2V²। अब विभव B का मान कितना हो जाएगा, कुल आवेश यानी Q1 + Q2 बटे कुल धारिता C1 + C2, ठीक है। तो आवेश जो हमारा ये V हो जाएगा, ये Q1 + Q2 अपान C1 + C2। अब Q बराबर होता है C1V1, Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, ये C1V1 + C2V2 अपान C1 +
C2। ठीक है, तो ये वैल्यू रख के आप यहाँ पे U1 डैश निकाल लो और U2 डैश निकाल लो। ये हो गया। अब U1 डैश प्लस U2 डैश निकाल लो, दोनों को क्या करो, जोड़ लो। अब कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ, U1 में से U1 डैश को घटा दो, आ गया आपका ऊर्जा में ह्रास में। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है? संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र के प्लेटों के द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की अगर हम बात करें तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का मतलब है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। तो संधारित्र के प्लेटों द्वारा अगर घेरा गया आयतन हमारा B है और B बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हाइट का मतलब हो गया D उनके बीच की दूरी, और एरिया अगर प्लेटों का हम A ले लें तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा यानी U होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। अब C की यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, C इक्वल टू होता है, लाइट कट गई। अब यहाँ पे क्या है, C की भी वैल्यू आपको रख देनी, तो यानी U अपान V, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, U अपान B इक्वल टू A इंटू D हो जाएगा, और B बराबर U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर अपान A इंटू D। अब यहाँ पे आपको C की वैल्यू रख देनी है और उसके बाद जो आएगा वही आपके ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हाफ C V स्क्वायर अथवा ये निकालना है, यानी हमको जो U बराबर हाफ CV स्क्वायर हम करते आए हैं, इस फार्मूले को यहाँ पे क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, अब कैसे डिराइव करना है वो भी, उसका भी आप हिंट ले लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं, अगर कोई हमारा संधारित्र है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो यानी उस पर मान लेते हैं हम चार्ज क्या दे दिए हैं, Q दिए हैं। तो जब चार्ज देंगे और उसके बाद फिर जब हम और उसको चार्ज देंगे तो वो जो पहले ही चार्ज हमने दिया है वो चार्ज इस चार्ज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, यानी उस चार्ज का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, तो जो चार्ज पहले से है उसके बाद जब हम और चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उस चार्ज को देने के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और यही वर्क उसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। तो कार्य कितना पड़ेगा, वो देखिए कितना कार्य करना पड़ेगा, दिया गया आवेश Q के अगेंस्ट औसत विभव जो होगा उतना हमको कार्य करना पड़ेगा। तो औसत विभव यानी प्रारंभ में विभव कितना है, मान लेते हैं 0, और जब चार्ज दे दिया गया तो विभव कितना हो गया B, औसत विभव क्या होगा 0 प्लस B यानी बाई 2, यानी B बाई 2। ये हो गया उसको दिया गया विभव, दिया आ गया W इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 QB, 1/2 QV। अब क्या करना है, Q बराबर CV होता है फार्मूला, Q बराबर क्या होता है CV, वैल्यू रख दो, सीधे आंसर आ गया। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में जो संबंध होता है I बराबर होता है NEAVD। ठीक है, ये जो है इसको भी आप अगर ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम को प्रूव करते समय हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग, धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग और धारा में संबंध हमने बताया था। ठीक है, तो इसका वीडियो आप वहां से तैयार कर लीजिए। सिद्ध कीजिए J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। अब वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या है, धारा घनत्व है, और सिग्मा जो है वो हमारा विशिष्ट चालकता है। ठीक है, तो इसमें संबंध निकालना हमको। तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू हम जानते हैं, विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है J बाई ई, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसी को यहाँ पे हमें डेराइव करना है। तो कैसे करना देखिए, अब इसको इस तरीके से करना है। यदि मान लीजिए किसी भी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, रो, ये क्या विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा रो इक्वल टू होती है E बाई जे, और इसी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, सीधे सीधे आंसर मिल गया। धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। तो धारा घनत्व से एकांक क्षेत्रफल में स्थित धारा के, ठीक है, तो जो धारा घनत्व है ये क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि किसी चालक तार में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व
के बराबर होती है या उस बिंदु पर धारा घनत्व तो कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I बाई ए, यानी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचकर उसका प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन विभव मापी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सिलेबस में मैंने करवा रखा है, काफी थोड़ा सा डेरिवेशन इसका लंबा होगा, इसलिए आप लोग इसको वहां से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको सिलेबस में करवाया है, इसको वहां से आप देख लीजिएगा। 3rd चैप्टर है विद्युत धारा चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम बता दे रहे हैं, मात्रक भी बता दे रहे हैं, बायो-सेवर्ट का नियम है उसको भी बता देते हैं, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा है, तो किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, m इक्वल टू होता है हमारा, m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, m इक्वल टू होता है टाउ बाई बी, जहां पे टाउ क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं सॉरी टाउ जो है बल युग्म आघूर्ण, टाउ हमारा क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, और बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक है टाउ का मात्रक यानी बल आघूर्ण है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन, बी का मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो मीटर से ये आपका टोटल आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और बीमा, एम्पियर की बीमा मीटर स्क्वायर ए एल स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत बार हम इसको बता भी चुके हैं। बायो-सेवर्ट का नियम यही है कि किसी भी धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक तार से उस बिंदु के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमानुपाती, और चालक तार से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन चारों समीकरण को आप मिला लो। ठीक है, और अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटा दो। अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाने के लिए म्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो यानी बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल डी एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, सबको मिला लो, यानी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये चिन्ह हटा दो, इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो इसको भी जो है बायो-सेवर्ट के नियम से ही इसको प्रूफ करना है। यही नियम लगा के क्या करना है, इसको प्रूफ कर देना है। ये जो आएगा हमारा बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई, ये तो रहेगा ही, आई डेल्टा एल साइन 90 अंश अपान आर स्क्वायर। 90 अंश का मतलब कोई भी वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र से उसके परिध को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा उस पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर, डेल्टा बी का मान। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है। अब इसी को क्या करना है, ये हमें क्या करना है, ये है वृत्ताकार कुंडली, इसको छोटे छोटे लंबाई में तोड़ लो, इसको मान लो डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल के कारण इतना हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा बी इक्वल टू, इसी का इंटीग्रेशन कर दो डेल्टा बी। अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी आपकी, यानी म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ गया। अंदर बचेगा आपका 1 बाई आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर, तो अंदर आपका हो जाएगा आई भी बाहर आ जाएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना हो जाएगा, टोटल एल 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 जोड़ते जाओगे 2 पाई आर, वृत्त की परिध हो जाएगी, तो यानी म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो आ गया म्यू 0 आई बाई आर अपान 2। ये होगी फार्मूला। ठीक है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय
धारावाहिक कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यही है।